हेलो फ्रेंड्स। इस साल के 5 जून को बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में मौजूद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए 30% जॉब कोटा को दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाए। ये डिसीजन स्टूडेंट्स के लिए इतना अनफेयर था कि अगले 2 महीने तक हर तरफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। बहुत से स्टूडेंट्स ने इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट किए और जल्द ही ये मूवमेंट पूरे मुल्क में फैल गई। शुरू में तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल थे, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्रोटेस्ट में 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए। और चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि हाई कोर्ट के एक फैसले ने कैसे पूरे बांग्लादेश को हिला के रख दिया और ये कोटा सिस्टम आखिर है क्या। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। हमारी कहानी शुरू होती है दिसंबर 1970 को, जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होते हैं। और उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उस वक्त पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में 300 सीट्स थे, जिनमें से 162 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान में थे। और 1970 की जनरल इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी 300 में से 160 सीट्स जीतती है। और क्लियरली अवामी लीग पार्टी को पूरे पाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट बनानी थी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान की आर्मी इलेक्शंस के रिजल्ट्स को मानने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में बहुत से प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। और 25 मार्च साल 1971 को पाक आर्मी ऑपरेशन सर्च लाइट को लॉन्च करती है, जिसके अगले दिन 26 मार्च साल 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। जिसके बाद दिसंबर 1971 तक ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान मिलियंस ऑफ लोग मारे जाते हैं। लेकिन इवेंचुअली 16 दिसंबर साल 1971 को पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर देती है। और इसके बाद 1972 में ही कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहां 100 में से 30% गवर्नमेंट जॉब्स फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व किए जाते हैं। 10% औरतों के लिए और 10% उन लोगों के लिए जो अंडर डेवलप्ड और गरीब डिस्ट्रिक्ट से आते थे। मतलब टोटल में 50% कोटा डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों के लिए रिजर्व किया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन नहीं। आज़ादी के बाद बांग्लादेश की हुकूमत ने यह फैसला करने के लिए एक प्रोसेस बनाया कि कौन फ्रीडम फाइटर है। ये काम मिनिस्ट्री ऑफ लिबरेशन वॉर अफेयर्स करती है। जो लोग अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, उन्हें अपनी पार्टिसिपेशन का प्रूफ देना होता है, जैसे 1971 के डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स या कमांडर्स की रिकमेंडेशन। मतलब ये कि कौन फ्रीडम फाइटर है, ये भी गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, जिसकी वजह से शुरू से ही ये कोटा सिस्टम थोड़ी बहुत अपोजिशन फेस करती है। और ऐसे बहुत से सवाल उठते हैं कि बहुत से लोग फ्रीडम फाइटर होने का दावा करके फ्री के जॉब्स ले रहे हैं। लेकिन जब 1980s और 90s में फ्रीडम फाइटर्स का नंबर कम होने लगता है, तो धीरे धीरे फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों, पोते पोतियों को जॉब्स दिए जाने लगे। अगले कुछ सालों में कोटा सिस्टम के लिए पब्लिक और स्टूडेंट्स का गुस्सा और भी बढ़ता है। और 2018 में कोटा परसेंटेज कुछ ऐसा दिखता था: 30% फ्रीडम फाइटर्स की औलाद के लिए, 10% औरतों के लिए, 10% अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% एथनिक माइनॉरिटीज़ और 1% फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए। मतलब टोटल में 56% कोटा अप्लाई होता था और बकाया 44% मेरिट बेस्ड था। और इसी 56% कोटा सिस्टम की वजह से पब्लिक और ख़ासकर स्टूडेंट्स का गुस्सा 2018 तक टॉप पर था। शेख हसीना की गवर्नमेंट, जो उस वक्त बांग्लादेश में पावर में थी, इस डिमांड को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। और 2018 में प्रोटेस्ट तब शुरू हुए जब स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स ने डिमांड किया कि गवर्नमेंट इस कोटा सिस्टम को ख़त्म करे और हर किसी को मेरिट के बेसिस पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। 2018 के शुरू में शेख हसीना की लीडरशिप के दौरान ये मूवमेंट धीरे धीरे बांग्लादेश के हर कोने तक फैल गया। ढाका यूनिवर्सिटी, जो हमेशा से पॉलिटिकल एक्टिविज्म का सेंटर रहा है, इस प्रोटेस्ट का एपिसेंटर बन गया। स्टूडेंट्स ने रैलीज, सिट-इन्स और पब्लिक गैदरिंग्स के जरिए अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन शेख हसीना की गवर्नमेंट इनिशियली इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की कोशिश करती है। लेकिन जब प्रोटेस्ट और प्रेशर बढ़ने लगा, तो गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स के डिमांड्स पर रिकन्सिडर करना पड़ा। और 4 अक्टूबर साल 2018 को फाइनली कोटा सिस्टम को अबॉलिश किया जाता है और 100% गवर्नमेंट जॉब्स को मेरिट बेस्ड बनाया जाता है, जिसके बाद फाइनली प्रोटेस्ट ख़त्म होते हैं। लेकिन इस सब में एक प्रॉब्लम थी
देखो, जब 1971 में कोटा सिस्टम को पहली बार बनाया गया था, तब बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी कोटा को इस्टेब्लिश या अबॉलिश करने का पावर बांग्लादेश के गवर्नमेंट को दिया गया था। लेकिन फिर भी 2018 में कोटा सिस्टम को अबॉलिश करने के बाद बहुत से लोगों ने, जिन्हें कोटा सिस्टम की वजह से फ़ायदा होता था, उन्होंने कोर्ट में पेटिशन फाइल किया और प्रोबेबली ये आर्ग्यू किया कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29(3) उन्हें कोटा का हक देता है। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट साफ गलत है, क्योंकि बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29(3) गवर्नमेंट को सिर्फ ये पावर देता था कि वो कोटा को बना या ख़त्म कर सकती है। लेकिन उस आर्टिकल में ये नहीं लिखा था कि गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक ग्रुप को कोटा देना ज़रूरी है या ये उनका हक है। लेकिन फिर भी इसी आर्गुमेंट के बेसिस पे जून 5, 2024 को ढाका में मौजूद हाई कोर्ट इस 56% के कोटा सिस्टम को दोबारा से इम्प्लीमेंट करने का फैसला सुनाती है। जिसके बाद बांग्लादेश में जो हुआ, मेरे ख्याल में ना मुझे बताने की ज़रूरत है और ना ही आपको सुनने की। लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं तो 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए, शेख हसीना की 15 साल की गवर्नमेंट गिरी, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कई महीने तक बंद रहे, देश की इकोनॉमी को बिलियंस का नुकसान हुआ और शेख हसीना को मारने की भी कोशिश की गई और इवेंचुअली शेख हसीना को प्रेशर में आकर बांग्लादेश से भागकर इंडिया में जाना पड़ा। और अगले साल 2025 के एंड में बांग्लादेश में इलेक्शंस करवाए जाएंगे और तब तक मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश के इंटर्म गवर्नमेंट का चीफ एडवाइज़र बनाया गया। और अब बांग्लादेश में 93% जॉब्स मेरिट बेस्ड हैं, 5% फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए और बाकी 2% एथनिक माइनॉरिटीज़ और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए रिजर्व्ड हैं। और अगर आपको इस पूरी कहानी में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।